चुनाव वो शब्द जो लोकतंत्र में त्योहार माना जाता है, ये आम बात है, आपने हर किसी के जुबान से सुनी होगी। लेकिन चुनाव वो क्रिया भी है जिससे एक बार करके जनता अपना और अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य जनप्रतिनिधियों के हाथ में, उनके विवेक पर, उनके नीति निर्धारण पर छोड़ देती है। साल 2023 अब खत्म होने वाला है, लेकिन इसी साल 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम। आज 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया। चुनावी बिगुल बज गया है। ऐसे में यह जानना भी जरूरी है कि क्या कहती है पांचों राज्यों की जनता। पिछले शासन से कितनी खुश है, भरोसा पुराने नेतृत्व पर होगा या सत्ता नई पार्टी को दी जाएगी। क्या कहता है जनता का मन, ये जानने के लिए सी वोटर ग्राउंड पर काम करता है, आंकड़े इकट्ठा करता है, उसका विश्लेषण करता है। उसी के फाउंडर हैं यशवंत देशमुख, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके पास वोटर की नब्ज की नाप है। हम इसी पर करेंगे चर्चा और मैं हूं आपके साथ विवेक श्रीवास्तव। सबसे पहले यशवंत सर, आपका स्वागत है एबीपी में। और शुरुआत करते हैं कि जो 5 राज्यों के चुनावों का जो ऐलान हुआ है, तो सबसे पहले ओवरऑल 5 राज्यों में आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि अब ग्राउंड पे थे, तो 5 राज्यों पे ओवरऑल एक बार सबसे पहले आप करिए कमेंट कि जनता का मूड क्या कहता है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, लार्जली एक बात तो तय है कि जनता का मूड जो है वो ज्यादातर बदलाव की ओर अपेक्षित है। कुछ जगहों पे लेकिन बदलाव के साथ साथ में एक कंटिन्यूएशन के भी संकेत हैं। यानी ये पूरी तरह से एंटी इनकम्बेंसी वर्डिक्ट है, ऐसे मूड है ऐसा नहीं है। कुछ जगहों पे प्रो इनकम्बेंट है, कुछ जगहों पे कांटे की टक्कर है और कुछ जगहों पे पूरी तरह एंटी इनकम्बेंट है। लेकिन लार्जली जो मूड है वो एक बदलाव की ओर, जो इच्छा है उस ओर इंगित कर रहा है। सर, आप जो बदलाव की बात कर रहे हैं, तो इससे ये क्या माना जाए, मतलब बदलाव का मतलब ये समझा जाए आम बोलचाल की भाषा में कि जहां सरकार बीजेपी की है वहां रुझान कांग्रेस की तरफ है, और जहां कांग्रेस की सरकार है वहां जो रुझान है वो बीजेपी की तरफ है। लार्जली लार्जली ऐसा है। लेकिन इसमें एक बात ये ध्यान देनी होगी कि दरअसल अब अपने यहाँ के चुनाव एक सीईओ स्टाइल के, या आप उस तरीके से कहें प्रेसिडेंशियल चुनाव जैसे होते जा रहे हैं। तो जी। मुख्यमंत्री का जो कामकाज है, मुख्यमंत्री का कामकाज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आज की तारीख में प्रधानमंत्री की इमेज, प्रधानमंत्री का काम बीजेपी को लोकसभा चुनाव खींचने में कारगर होता है। उसी तरह से मुख्यमंत्रियों का काम अलग अलग राज्यों में अपने अपने लिए प्रो इनकम। एक तरह से ये आप मान सकते हैं कि जो अपनी आदत रही है 50 साल से एंटी इनकम्बेंसी को बहुत ज्यादा रीड करने की, मुझे लगता है कि 20 साल में काफी हद तक ये बदलाव आ गया है कि अब हम लोगों को एंटी इनकम्बेंसी छोड़ करके प्रो इनकम्बेंसी को स्टडी करने की जरूरत पड़ रही है। और प्रो इनकम्बेंसी का सबसे बड़ा जो 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 फैक्टर है वो दरअसल जो नेता है उसके छवि के साथ में सीधा जुड़ा हुआ है। यानी पीएम और सीएम, जो भी चेहरा है, जो सामने है, जो सत्ता में है, वो व्यक्तिगत रूप से जनता उसको कैसे देख रही है, उससे काफी हद तक ये इमोशन जुड़ा हुआ लगता है। कैसे देख रही है, ये तो हमने ओवरऑल बात कर ली 5 राज्यों की। अब थोड़ा जूम करते हैं, एक एक राज्यों की बात करते हैं। मध्य प्रदेश है, 230 विधानसभा सीटें। मध्य प्रदेश में आपने क्या पाया, क्योंकि यहाँ सबसे पहले तो 2 चीजें अहम हो जाती है, एक एक करके हम इस पे करेंगे चर्चा। सबसे पहले तो ये कि जो वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, आप बात कर रहे हैं, जो कि अब हमको बात करनी पड़ेगी कि एंटी इनकम्बेंसी के अलावा भी कुछ और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं। तो अब की बार शिवराज सिंह चौहान कई जगह पे ये भी कहते आए थे नजर कि मैं चुनाव लड़ूं कि ना लड़ूं। केंद्रीय मंत्रियों को भी उतारा गया, कई तरह के भाजपा में खबरें चल रही हैं, ग्राउंड पे कांग्रेस भी काम कर रही है। तो जो मध्य प्रदेश है, वहां आपने क्या पाया? मध्य प्रदेश बहुत ही इंटरेस्टिंग राज्य है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि वहां पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन फटीग के चिन्ह जरूर हैं। अब हम्म। ये कहना बड़ा आसान होता है, फटीग यानी लोग तुरंत बोलते हैं कि फटीग मुख्यमंत्री से फटीग, नहीं, ऐसा हम्म। नहीं है। हम्म। मुख्यमंत्री से नहीं, सरकार से भी फटीग होता है, सिटिंग एमएलए से भी फटीग होता है। तो फटीग के प्रकारांतर बहुत सारे अलग अलग तरीके के अंदाजे होते हैं। मुख्यमंत्री से अगर फटीग होता तो मुख्यमंत्री की रेटिंग व्यक्तिगत रूप से इतनी ज्यादा नहीं आती। एक बड़ी विचित्र सी बात है ना, मतलब आप जब कहते हैं कि मामला एंटी इनकम्बेंट है, फटीग का है, तो उसकी हम्म। पहली पहली चीज जो दिखाई देनी चाहिए कि मुख्यमंत्री की लोकप्रियता घट के रसातल में जानी चाहिए। वैसा हम्म। नहीं दिख रहा है। तो ये विचित्र सी बात है कि मुख्यमंत्री की लोकप्रियता में कोई कमी आई है, ऐसा नहीं है। हाँ, हम्म। इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री के सामने कमलनाथ जिस तरीके से लड़ रहे हैं,
कमलनाथ अपनी पार्टी को ढो रहे हैं, एक तरह से कहें तो वहां पर लड़ाई कमलनाथ की और बीजेपी और संघ के इंफ्रास्ट्रक्चर या संगठन की। लेकिन जहां तक शिवराज सिंह चौहान का सवाल है, वो अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ रहे हैं। दर्जन भर जो केंद्र से नेता उतार दिए गए अपने अपने राज्य अपने क्षेत्रों में लड़ने के लिए। सच्चाई यह है कि इन चुनाव में एक बीजेपी के लिए सिरदर्द कहें या बड़ी दिक्कत ये भी रही है कि उनके केंद्रीय नेतृत्व ने लगातार ये कोशिश की है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तीनों ही जगहों पे पुरानी लीडरशिप को हटा के नई लीडरशिप दें। उनके दुर्भाग्य से जो भी नई लीडरशिप वो चाहते हैं देना या चाह रहे थे देना, वो कोई भी इस तरह का नहीं निकल के सामने आया जो पुरानी लीडरशिप के इस स्टैचर को, इस वैक्यूम को भर पाए। तो हुआ क्या कि आधी अधूरी में मामला अटक गया। ना तो कोई नया नेता उभर के आ पाया, ना ये पुराने नेताओं को फेज आउट कर पाए। तो ये अभी आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जब तीनों जगह का डेटा देखेंगे तो आप पाएंगे कि मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तीनों ही जगहों पे बीजेपी के पुराने नेता अभी भी ज्यादा लोकप्रिय हैं कंपैरिजन के, जबकि नए नेता जो बीजेपी ने दिए। यशवंत जी, आप जिस लोकप्रियता की बात कर रहे हैं तो सी वोटर ने इस पर भी किया है, प्रेफर्ड सीएम कैंडिडेट कौन सा है, तो शिवराज सिंह चौहान जो बीजेपी के हैं 43 है उनका, और कमलनाथ जो कांग्रेस के हैं उन पर 42 है। तो मतलब ये है, आप जिस फटीक की बात कर रहे थे, तो बहुत ज्यादा तो अंतर नहीं है, अभी तो सिर्फ ऐलान हुआ है, होने बाकी है, तो कुछ भी हो सकता है कि मामला बहुत दो करीब चीजें है। यहाँ दो चीजें बहुत जरूरी समझना कि एक तो ये कि शिवराज सिंह चौहान के नंबर कोई बहुत ज्यादा कम होते हुए हमको दिख नहीं रहे हैं। बीजेपी के जितने वोट या समर्थन है, शिवराज सिंह चौहान के भी उतने ही समर्थक दिख रहे हैं। दूसरा, जितने बीजेपी ने तमाम नए नाम दिए, उनकी संख्या बल है ही नहीं। मतलब मसलन आप देखिए कि मुश्किल से दहाई के आसपास ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे नंबर 2 पे। इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो नाम इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि हम लोग 1% से कम जिनका नाम आता है उनका नाम कंप्यूटर को लगा रखा है कि भाई इसके ऊपर के नाम मत दीजिए। यानी जितने आधे दर्जन जो तमाम नेतागण उतारे हैं भाजपा ने भविष्य के लिहाज से, वर्तमान के लिहाज से, उनमें से कोई भी नेता 1% के भी ऊपर की पॉपुलैरिटी नहीं रखता है। तो ऐसे में ये एक संकट है, ये संकट है। शायद बीजेपी ने देर की, अगर उन्हें चेंज ही करना था, लीडरशिप को चेंज करना था, ये बदलाव लाना था, तो शायद तब लाते जब लाने की बारी थी। इस समय में चेहरा मुझे लगता नहीं प्रोजेक्ट करके और फिर उसको लोगों को बताते ले आते, तब शायद कुछ हो सकता था, शायद वो बढ़ता। तो अभी ये स्थिति है कि अभी भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नंबर 1 बने हुए हैं। बराबरी की टक्कर में कमलनाथ बिल्कुल आए। कमलनाथ जी को एक बहुत बड़ा फायदा हुआ, मैं आपको बताऊं। फायदा यह हुआ कि उनकी दो पार्टी की जो दो फाड़ हुई उनकी यहाँ पर, उस चक्कर में उनके यहाँ के जितने भी विरोधी दल के उनके ग्रुप के नेता थे सब चले गए। और अब कम से कम मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मतदाताओं में दूर दूर तक कोई कंफ्यूजन नहीं है कि उनके लिए मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन है। तो कमलनाथ जी का काम उस लिहाज से एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसे आप कह सकते हैं, वो उस लिहाज से उनका काम आसान हो गया है। और बहुत कांटे की टक्कर होगी, अंतिम सीट तक टक्कर होगी, ये बात आप लिख के रख लीजिए। मतलब ये कह सकते हैं कि अब की बार जो चुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश में, इसमें कांग्रेस में स्पष्टता है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से फैसले ले रही है, जिस तरह से केंद्रीय मंत्री को उतारा गया, तो अभी भी शायद बीजेपी में थोड़ी सी असमंजस की स्थिति तो है, कह सकते हैं ऐसा। फिलहाल इतना समझ में आया आंकड़ों से कि अभी इस स्ट्रेटेजी का बीजेपी को कोई खास लाभ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जो स्ट्रेटेजी फिलहाल उन्होंने अख्तियार की है कि दर्जन भर नेताओं को मुख्यमंत्री की गाजर दिखाते लटकाते हुए उन्हें अपने अपने क्षेत्र में भेज दो। फिलहाल इस समय जब तक हमारे आंकड़े आए हैं, इस स्ट्रेटेजी का कोई उनको बहुत ज्यादा लाभ मिलता हुआ दिख नहीं रहा। तो अब आ जाते हैं वोट शेयर पे, कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो सी वोटर ने किया है सर्वे, उसके हिसाब से जो पिछला इलेक्शन था उसमें कांग्रेस 40.9% और जो अभी का प्रोजेक्शन है 44.6, मतलब उसको स्विंग मिला है, वो आगे बढ़ी है। और जो बीजेपी है ये भी 41.0 मतलब 41%, और जो करंट है वो 44.7 है पिछले। अब इसमें मुझे लगता है कि ये भी काफी अहम है कि अब की बार का जो प्रोजेक्शन है ये 44.6 कांग्रेस के लिए है और बीजेपी के लिए 44.7 है। स्विंग लगभग दोनों का बराबर 3.7 है। तो मतलब इससे ये बहुत बिल्कुल साफ इंटरेस्टिंग है कि बिल्कुल फाइट जो है वो नेक टू नेक है।
फाइट नेक टू नेक भी है और बाइपोलर भी है। देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों ही राज्यों को सामान्यतः लोग कांग्रेस बीजेपी का बाइपोलर कहते हैं। हम्म। लेकिन वोट शेयर के मामले में आप पाएंगे कि इन तीनों ही राज्यों में तकरीबन 20-20% तक वोट अन्य लेके जाते थे। अन्य यानी छोटी पार्टियां, जिसमें बहुजन समाज पार्टी भी इंपॉर्टेंट फैक्टर थी, लेकिन बाकी पार्टियां भी। लेकिन एक फैक्टर इस बार इन चुनाव में बहुत साफ दिख रहा है कि ये हम्म। तमाम अन्य पार्टियों के वोट अब पूरी तरह सिकुड़ रहे हैं और हम्म। मुकाबला सच में बाइपोलर हो रहा है। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही वोट फिलहाल बढ़ते हुए दिख रहे हैं और इतना ज्यादा बाइपोलर हुआ है कि अन्य का दामन बिल्कुल ही छिटक के कम होकर के बिल्कुल सिकुड़ गया है। तो कितनी अब ओवरऑल एक आपसे चाहूंगा सर, मध्य प्रदेश पे कमेंट की कितनी सीटें रहेंगी अब की बार, इस पे क्या? मध्य प्रदेश अंतिम सेकंड तक चलेगी लड़ाई। मुझे हम्म। लगता है कि कांग्रेस अभी जीती नहीं है, भाजपा अभी हारी नहीं है। ये बड़ी विचित्र सी स्थिति है जो हम्म। आंकड़ों में दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस के लिए इस मुकाबले को ये सोच करके छोड़ना कि हम तो जीत गए हैं, शायद उनके लिए घातक होगा। हम्म। बीजेपी के लिए ये सोच करके मुकाबला छोड़ देना कि हम तो हार ही गए, ये उनके लिए घातक होगा। यानी बीजेपी जितनी जितनी लोगों को दुर्गति की उम्मीद थी, उतनी दुर्गति उनकी हो नहीं रही है। हम्म। कांग्रेस को जितनी ज्यादा भयानक वाले सफलता, छप्पर फाड़ सफलता की उम्मीद थी, फिलहाल वो भी नहीं दिख रहा है। तो दोनों ही तरीके से मामला अटका है। ये एक एक सीट पे मुकाबला होगा, लेकिन रीजन वाइज बहुत क्लियर संकेत हैं। एक बात आप ध्यान रखिए, ये राज्य के लेवल पे आपको कांटे का मुकाबला दिख रहा है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पे ये कांटे का मुकाबला कतई नहीं। हम्म। जहां एक तरफ बुंदेलखंड में, बघेलखंड में कांग्रेस स्वीप कर रही है बिल्कुल एक तरफा, जी। भोपाल में, महाकौशल में बीजेपी स्वीप कर रही है। तीसरी तरफ दो ऐसे रीजन हैं, महाकौशल और निमाड़, जहां पे बहुत कांटे की लड़ाई चल रही है। यानी एक तरह से आप मान के चलें कि महाकौशल हो सकता है कि अंत में यह तय करे इस बार कि मुख्यमंत्री आखिर कौन शपथ लेगा। तो हम्म। लड़ाई आपकी निमार के ऊपर थोड़ा ध्यान रखिए और महाकौशल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जितने आंकड़े अभी तक आए हैं, इतनी बड़ी लीड कांग्रेस को बघेलखंड और बुंदेलखंड में मिल रही है कि मुझे लगता नहीं कि बीजेपी कुछ भी करे वहां पे रिकवर कर सकती है। यशवंत जी, ये तो दूसरी बात हो गई। तरफ जी, अच्छा अच्छा जी, आप कंप्लीट करिए। दूसरी तरफ जितनी बड़ी लीड भोपाल में या जो मालवा में बीजेपी को मिल रही है, उसको मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस उसे कवर कर पाएगी। तो हम्म। ये राज्य के लेवल पे मुकाबला कांटे का है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पे मुकाबला बहुत अलग अलग एक तरफा है। एक तरफा है, अलग अलग है। जब ओवरऑल आएंगे तब राज्य में कांटे का मुकाबला हो जाएगा। चलिए, ये तो बात हमने कर ली आंकड़ों की, वोट शेयर की, मुख्यमंत्री के लोकप्रियता की। आप ग्राउंड पर थे, टीम ग्राउंड पर थी, कौन से कारक अब की बार ज्यादा प्रभावी रहेंगे इस चुनाव में और प्रभावित करने वाले हैं अब की बार के मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को? ये आखिरी कमेंट मध्य प्रदेश से। देखिए, जनता कहने के लिए तो कहती है कि भाई बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, लेकिन मुझे लगता है कि बेरोजगारी से ज्यादा लोगों को जो तकलीफ होती है वो महंगाई से होती है। महंगाई डेफिनेटली मुद्दा रहेगा। जी। महिलाओं का वोट बैंक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, महिला सशक्तिकरण बहुत बड़ा मुद्दा होगा, सभी तरफ होगा। जितना लोग सोच रहे हैं उससे ज्यादा बड़ा मुद्दा होगा। इसको लोग अभी तक क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा, मुझे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर जबरदस्त होगा, लेकिन वो माइक्रो लेवल पे होगा। माइक्रो से अर्थ यह है, सिटिंग एमएलए या स्थानीय जो एमएलए या स्थानीय जो नेता हैं, उनके खिलाफ जो नाराजगी है, वो पार्टियां किस तरीके से उस नाराजगी को अपने नलीफाई करती हैं, उस नाराजगी से लड़ पाती हैं, ये स्ट्रेटेजी कैसे काम करेगी, ये देखने की होगी। तो ये तो मध्य प्रदेश की बात कर ली हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें बीजेपी की सरकार, बीजेपी के मुख्यमंत्री। अब सीधा अपोजिट बगल में राजस्थान। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, 200 सीटें। ओवरऑल कमेंट आप बताइए कि सबसे पहले कि अब की बार क्या रहने वाला है चुनाव में राजस्थान में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे आंकड़ों की ओर। ओवरऑल जितना आंकड़ा दिखा रहा है अभी तक, केवल आंकड़ों पे जाए तो कांग्रेस का डब्बा गुल है राजस्थान में। मुझे हम्म। नहीं लगता कि वहां पर सत्ता परिवर्तन की जो हवा है, हम्म। बावजूद इसके कि बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा रानी साहिबा को प्रोजेक्ट नहीं कर रही है, बावजूद इसके कि बीजेपी कोई अल्टरनेटिव चेहरा नहीं दे पा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो चेंज का जो मूड है, मुझे हम्म। लगता है वो अंत में भारी पड़ेगा और कांग्रेस के लिए वहां पर सरकार बचाना
बहुत मुश्किल तो होगा। मतलब ये कह रहे कि जो अशोक गहलोत कह रहे थे उनके बयान को बीजेपी ने लपक लिया था, वो वाला बयान की अगर उनकी सरकार आती है तो हमारी योजनाएं ना बंद करेगी, तो अशोक गहलोत की इस बात की भनक है उनको भी। देखिए, ऐसा है कि एक एक मौलिक सा प्रश्न है जो हमारे दर्शक बहुत आसानी से समझ पाएंगे। जी। पिछले 5 सालों में याद कीजिए कि राजस्थान से जितनी हेडलाइन आई उसमें कोई भी पॉजिटिव हेडलाइन आपको मिली है क्या? हम्म। राजस्थान की सत्ता, राजस्थान की सरकार, राजस्थान की जो 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 वहां की टसल है, उस हम्म। चीज में राजस्थान से क्या एक भी पॉजिटिव हेडलाइन वहां की सरकार या कांग्रेस या वहां के मुख्यमंत्री दे पाए क्या? मैं विज्ञापनों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हम्म। हेडलाइंस की बात कर रहा हूं कि हम्म। समाचार क्या आए हैं। तो मुझे लगता है कि जो उनका एक तो सिर फुटअव्वल जो घर की थी, 4 साढ़े 4 साल जो घर के अंदर दो उसमें फाड़ हो हो गया है। रखा था। हाँ, दूसरा ये कि जो एंटी इनकम्बेंसी का गुस्सा जो बढ़ा है, वो हम्म। अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तीसरा, राजस्थान में हमेशा एक बार इधर और एक बार उधर की एक पुरानी कवायद भी रही है, उसको तोड़ना भी थोड़ा सा मुश्किल ही मुझे अभी दिखाई दे रहा है लेकिन उनके जो लिए। सी वोटर का जो आंकड़ा है आप जो बता रहे हैं वो तो आपने ग्राउंड पे देखा, लेकिन इसका जो कॉन्ट्राडिक्शन है उसको ये देख लें, उसका दूसरा हिस्सा ये भी है, जैसे कि अशोक गहलोत, इनकी जो लोकप्रियता का है मीटर, प्रेफर्ड सीएम कैंडिडेट की बात कर रहा हूं मैं, वो 34 है। अब क्योंकि बीजेपी को चेहरा नहीं बना रही है, बयानों से भी ऐसा लगता है, लेकिन पहले वसुंधरा राजे ही रही हैं चेहरा, तो उनका जो है वो 22 है। मतलब बहुत बड़ा गैप है अभी भी, इसका मतलब कि भले चुनाव में बिना लड़ो लेकिन चेहरा दिए देखिए गहलोत की दो लोकप्रियता चीजें, है। मुख्यमंत्री गहलोत 34-35% के आसपास अपनी लोकप्रियता बनाए हुए हैं, स्वाभाविक रूप हम्म। से कांग्रेस के सबसे बड़े नेता अभी भी उनको माना जा सकता है। हम्म। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे को प्रोजेक्ट नहीं किया गया है, तभी भी 25% लोग उनका नाम ले रहे हैं, और सेम यही स्थिति आप पाएंगे छत्तीसगढ़ में, डॉक्टर रमन सिंह को प्रोजेक्ट नहीं किया गया तभी भी बोले। तो जो बीजेपी, यही मैं आपको समझा रहा था कि जो बीजेपी स्थानीय नए चेहरे देना चाहती थी, हम्म। उस प्रोजेक्ट में बीजेपी फेल हुई है। मतलब वो चाह गजेंद्र करके सिंह भी नए शेखावत चेहरे और बढ़ा नहीं पाई। राज्यवर्धन सिंह राठौर की बात कर रहे हैं। जी, जितने भी चेहरे और जो भी बढ़ाना चाहे, हम्म। वो चेहरे ना तो एग्रेसिवली पनप पाए हैं, बढ़ पाए हैं, न जनता के बीच में अपनी जगह बना पाए। ऐसे में बिना प्रोजेक्ट किए हुए भी वसुंधरा राजे का नाम 25% के आसपास आता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। सचिन पायलट निस्संदेह कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता बने हुए हैं। मजे की बात, एक बात आपको बताएं, सचिन पायलट के नाम पे बहुत सारे बीजेपी के वोटर भी हाँ कह रहे हैं, ये भी हमने देखा। तो हम्म। उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो केवल कांग्रेस की तरफ से नहीं है, बीजेपी के बहुत सारे सिंपैथाइजर्स को भी वो अपनी ओर इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन इस पूरी कवायद में मुझे लगता है कि शायद बीजेपी को चेहरा प्रोजेक्ट करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, ऐसा लोग मानते हैं। मैं भी ऐसा मानता हूं। लेकिन जब मैं रिजल्ट देखता हूं केवल वोट देने के इंटेंट पे कि आप वोट किसको देंगे, जब मैं केवल उसके ऊपर जाता हूं, तो मैं ये पा रहा हूं कि चाहे बीजेपी चेहरा दे चाहे ना दे, किसी को आगे करे चाहे ना करे, फिलहाल राजस्थान में मूड बदलाव का है, और बदलाव का जो वोट है वहां पर भी बाइपोलर हो रहा है कंटेस्ट। इस कारण से तीसरी जाति पार्टियां, छोटी पार्टियां सब सिकुड़ रही हैं, और मुख्य इन दो पार्टियों में वोटों का विभाजन हो रहा है, और एंटी इनकम्बेंसी का लाभ बीजेपी को मिलता दिख रहा है। तो आप जिसकी बात कर रहे थे, अब बात कर लेते हैं हम राजस्थान में प्रोजेक्शन की, कि जो जी। लास्ट इलेक्शन था उसमें 39.3%, करंट प्रोजेक्शन जो है उसमें 42.0 है, स्विंग 2.7 का मिला है उनको। बीजेपी जो है वो 38.8% थी, मतलब उसके करीब थी, लेकिन अब की बार इसने स्विंग ज्यादा गेन किया है। मतलब अब की बार जी, पीछे से लोग चाहते हैं, शायद वो मुझे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी है, कि 46.7% स्विंग बीजेपी के पास ज्यादा है, 7.9। इसका क्या कारण रहा है सर? इसका कारण केवल एक ये है कि पिछली बार बहुत बड़ी तादाद में जो छोटी पार्टियां जो वोट काट ले गई थी, जिसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। हम्म। अभी फिलहाल एंटी कांग्रेस प्लैंक के ऊपर, सत्ता परिवर्तन के प्लैंक के ऊपर वो वोट बीजेपी को वापस आ रहे हैं। हम्म। मुकाबला उसमें बाइपोलर हो रहा है, और उसका लाभ बीजेपी को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में कांटे के मुकाबले में मुझे लगता है कांग्रेस को बढ़त है, लेकिन फिलहाल राजस्थान में कांटे का मुकाबला मुझे नहीं दिख रहा है। जितने आंकड़े बता रहे हैं उसके हिसाब से बीजेपी को सहज रूप से प्रॉपर मेजोरिटी मिलनी चाहिए। फिर कौन से रीजन होंगे जो राजस्थान में
वो निर्धारित करेंगे कि अब की बार किसकी सरकार आने वाली है? देखिए, कारण जो है वो मुख्य रूप से नाराजगी है सत्ता के साथ में। हाँ। और नाराजगी सत्ता में गवर्नेंस कैसी आई, इससे ज्यादा इस बात की शायद रही है कि जिस तरीके से सिर फुटअव्वल उन्होंने 4.5 साल देखी है। हम्म। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के वोटर्स उनको, जो या जो स्विंग वोटर्स थे जिसे कहें, भाई बीजेपी का मानिए 30% वोट, कांग्रेस का 30%, तो बचे हुए 30%, 40% जो है वो स्विंग वोटर है ना, जो किसी हम्म। पार्टी के दलगत नहीं होते लेकिन मूड बनाते हैं सत्ता परिवर्तन का। वो जो स्विंग वोटर का बड़ा हिस्सा पिछली बार कांग्रेस को गया था, मुझे लगता है उन्हें काफी निराशा हुई है इस सिर फुटअव्वल से, घर की लड़ाई से। और मुझे लगता है कि वो ज्यादा बड़ी भूमिका निभाएंगे। दूसरी बात एक ये कहना चाहूंगा जी। कि ऐसे मध्य प्रदेश में हमने देखा कि रीजनल लेवल पे अलग अलग रीजन में एक तरफा लड़ाइयां हैं, चाहे इधर या उधर। राजस्थान में समाओ ऐसा नहीं है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। एक बताऊं आपको, राजस्थान में हर रीजन में मोर और लेस आप पाएंगे कि स्विंग बीजेपी का ज्यादा है। तो हम्म। ऐसे में वो चेहरा नहीं सत्ता देने के के बावजूद। हाँ, चेहरा नहीं देने के बावजूद भी, तो ऐसे में सत्ता परिवर्तन के स्पष्ट संकेत आसार राजस्थान में हैं। जी। मध्य प्रदेश में भी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में चूंकि बीजेपी का संगठन भोपाल और मालवा में और महाकौशल में पूरी ताकत झोंक रहा है अपनी, वहां पे संगठन का वोट वहां पे उनके 40% से नीचे का नहीं है राज्य में बीजेपी का। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे भी एंटी इनकम्बेंसी एमपी में है, लेकिन वो बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन, आरएसएस का ऑर्गेनाइजेशन उस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ एक तरह से ऑर्गेनाइजेशनली लड़ रहा है। हम्म। राजस्थान में वो बात नहीं दिखाई दे रही। एक अहम और आखिरी सवाल बता दीजिए राजस्थान के लिए कि कौन से इलाके रहने वाले, कौन सा रीजन है जो खेल पलट सकता है? ध्यान दीजिए मेवाड़ पे और शेखावटी पे, इन हम्म। दोनों पे। क्योंकि यहां पर क्या है कि बहुत सारे बने हुए समीकरण भी पलट सकते हैं अगर कैंडिडेट्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। और खासतौर पे ये भी ध्यान देना जरूरी है कि रानी साहिबा अगर नाराजगी में कुछ और उल्टा सुल्टा कैंपेन, उल्टी तरफ का कैंपेन करने लग गई, तो क्या हम्म। बीजेपी को उसका नुकसान होगा? ये बात भी एक तरह से गौर करने लायक और देखने लायक होगी। अब सर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात तो कर ली, अब चलते हैं सीधा 119 सीटों वाले तेलंगाना में। तेलंगाना में आपको क्या लगा? तेलंगाना बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर कांग्रेस ठीक से चुनाव लड़े तो कर्नाटक के बाद तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने के आसार हैं, हम्म। बशर्ते वो ठीक से चुनाव लड़े। फिलहाल तो ये लग रहा है कि जनता कांग्रेस को सत्ता देना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के अंदर आत्मविश्वास नहीं आ रहा है इस बात का कि वो सत्ता परिवर्तन करने के लिए वहां पर तैयार है। तो एंटी इनकम्बेंसी अगर आप बोलेंगे 5 राज्यों में सबसे ज्यादा कहां पर है, तो राजस्थान से भी ज्यादा दरअसल तेलंगाना में। आपको जी। एक एक मैं आंकड़े के अलावा जो एक सिपोलॉजिस्ट की रीडिंग मैं आपको बता सकता हूँ। हम्म। वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ भी बहुत नाराजगी है, लेकिन हम्म। वहां पे उनका संगठन, उनका जो जो इलेक्शन मशीनरी है वो बहुत तगड़ी है। वेलफेयरिज्म की स्कीम्स बहुत तगड़ी हैं, और उनके अपने पॉकेट्स हैं जिनको हिला पाना कांग्रेस के लिए काफी कठिन है। ऐसे में अगर कांग्रेस उनको सत्ता से बेदखल नहीं कर पाती है, तो हो सकता है मामला बीच में एक हंग असेंबली की तरह अटक जाए। और अगर हंग असेंबली की तरह अटक गया, तो दो लोग किंग मेकर की तरह उभर सकते हैं उसमें। एक तो असदुद्दीन ओवैसी साहब वो उभर सकते हैं, दूसरी बीजेपी उभर सकती है। इन बीजेपी दोनों भी। को ही हमारे सर्वे में 7-8 सीटें ही मिल रही हैं। जी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा देखना कि इनमें से कौन कितनी ज्यादा सीटें अपनी बढ़ा सकता है, और कांग्रेस या बीआरएस को कितनी सीटों की दरकार हो सकती है, और किस तरीके के नए समीकरण बन सकते हैं। चेहरा भी बड़ा कारक होता है ना। के चंद्रशेखर राव की जो लोकप्रियता है, जो सी वोटर ने किया है प्रेफर्ड सीएम लोगों के हिसाब से कौन सा है, तो उसमें है ये 36% पर। लेकिन काफी इंटरेस्टिंग ये है जिसकी आप बात कर रहे थे कि हंग असेंबली हो सकती है, क्योंकि जो रवनाथ रेड्डी हैं कांग्रेस वाले, वो 34 पे हैं, तो काफी करीबी आंकड़ा माना जाएगा। बहुत करीबी आंकड़ा माना जाएगा, और खासतौर पे ये ध्यान रखते हुए कि उनको तो फादर ऑफ स्टेट कहा जाता है। राज्य बनाने की लड़ाई उन्होंने लड़ी है केसीआर हम्म। में। लेकिन 10 साल की सत्ता लंबा समय होता है। मुझे लगता है कि शायद ज्यादा बेहतर होता वो अपने बेटे को, अगर केटीआर को अगर
सही समय पे सत्ता हस्तांतरण करके शायद लड़ते तो शायद वो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन लड़ाई अभी बाकी है, ये नहीं माना जा सकता कि ये लड़ाई एक तरफा होके खत्म हो गई है। लड़ाई कांटे की अटकी है और मुझे लगता है कि बीआरएस अपनी एड़ी चोटी का जोर अगले आने वाले समय में लगा देगी कि किसी तरीके से ये इक्वेशंस बदले जाएं। लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे कि एक मेरे अंदर की गट फीलिंग या सेंस क्या कह रहा है, तो मेरा मानना यह है कि कांग्रेस तेलंगाना अगर ताकत लगा दे कि उसको हारना ही है तो हार जाएगी। और अगर अगर केवल ठीक ठाक ताकत भी लगाए तो एक एक जीत की संभावना उनकी हो सकती है। इसको जरा क्लियर करिए कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ये कह दे कि हारना ही है, ये थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए दर्शकों के लिए। देखिए, कांग्रेस के साथ में हमने कई बार देखा है, वो हम्म। अंग्रेजी में कहते हैं ना, टू स्नैच द डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री, वो उनके साथ में उल्टा होता है। दे स्नैच, मतलब पता नहीं कैसे होता है कि वो जा करके मतलब जीती हुई बाजी को जैसे ना हार में बदलने में कुछ समय से उन लोगों ने महारत हासिल कर ली है। हाँ। आत्मविश्वास की कमी अपनी जगह पे है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जैसे जिन राज्यों में अभी हमने देखा, हिमाचल प्रदेश में उन्होंने स्थानीय लीडरशिप के साथ में चुनाव जीता। हमने देखा कर्नाटक में कर्नाटक दोनों में। बड़ी लीडरशिप आपस में लड़ाई करने के बावजूद भी उन्होंने आखिरकार चुनाव निकाला। हम्म। लेकिन डीके शिव तेलंगाना कुमार को में भी वहां पे उनको, मना लिया था, ये भी बड़ी बड़ी हाँ कवायद थी जब वहां बड़ी, कर्नाटक में हाँ चुनाव हो रहे थे। कवायद कवायद थी और डीके शिव कुमार रिसोर्सफुल थे। कर्नाटक में उन्होंने ताकत लगा दी, अपना खुद का धनबल बाहुबल सब झोंक दिया उन्होंने, और उसका परिणाम कांग्रेस को मिला। सवाल यह है कि तेलंगाना में क्या कांग्रेस उस तरीके से खुद को झोंक पा रही है या झोंक रही है या नहीं, तो ये देखने लायक बात होगी। अब सर आ जाते हैं वोट शेयर पे। वोट शेयर में जो जो लास्ट इलेक्शन हुआ उसमें जो कांग्रेस है वो 28.3, करंट प्रोजेक्शन उसका 38.8 है, स्विंग इसको मिला है 10.5 का। बीजेपी के पास 7.0 और करंट प्रोजेक्शन 16.3 और जो स्विंग है वो 9.3 का है। बीआरएस के पास 46.9, इनका करंट प्रोजेक्शन घटा है 37.5 पे आया है और ये चले गए, स्विंग इसमें चला गया माइनस में 9.4 का। तो मुझे ये दिख रहा है ये एनालिसिस करने के बाद कि बीआरएस का जो वोट शेयर है वो आईएनसी और बीजेपी दोनों ने आपस में बांट लिया है। बिल्कुल, और खास तौर पे बीजेपी को दरअसल झटका लगा है, आपको हम्म। बताएं, क्योंकि हम जब ट्रैकर कर रहे थे पिछली बार, एबीपी सी वोटर का जो ट्रैकर था उसमें बीजेपी का वोट शेयर तकरीबन 25% के आसपास आ रहा था, साल भर, साल डेढ़ साल पहले की बात बता रहा हूं आपको। लेकिन बीजेपी अब वो 25% से 30% जाने के बजाय 25 से घट के 16-17% के ऊपर घट के आ गई है। यानी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ तेलंगाना में, जो बीजेपी नंबर 2 की लड़ाई लड़ रही थी वहां पर, वो नंबर 2 की लड़ाई से घट के नंबर 3 की लड़ाई पे आ गई। सर तो वक्त। ये तो जी। अब बीजेपी समझे कि बीजेपी को कहाँ क्या नुकसान कैसे हुआ, लेकिन जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो बहुत साफ दिखा रहे हैं कि नंबर 2 या नंबर 1 की पोजीशन पे लड़ाई में अब कांग्रेस है। कितनी सीटें रहने बीजेपी वाली वहां हैं पर, हाँ मोटा मोटी? बीजेपी नंबर 3 पे अब चली गई। कितनी सीटें रहने वाली है, प्रिसाइज करें? देखिए, दोनों ही पार्टियों को लगभग लगभग आप मान के चलें कि 50 से 55 की रेंज के आसपास सीटें आ रही हैं। 60 का आंकड़ा चाहिए बहुमत के लिए, आप जानते हैं। तो फिलहाल हमारा आकलन यह है कि दोनों ही पार्टियों में सिंगल लार्जेस्ट कौन होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन शायद दोनों ही पार्टियां करीबन करीबन 7-8 सीट बहुमत से नीचे थोड़ी अटक जाएं, और लगभग उतनी ही सीट एआईएमआईएम की भी है और बीजेपी की भी होने वाली है, ऐसा हमारा अनुमान है। अगर तो एआईएमआईएम और बीजेपी अपनी सीटें और बढ़ाती है तो नंबर 1 कौन होगा इसके ऊपर कारक आकलन कौन से मुश्किल रहने हो वाले हैं जाएगा। सर? थोड़ा सा जल्दी करेंगे, अब कारक कौन से रहने वाले हैं? कारण बहुत स्पीड में आपको बहुत साफ बताता हूं कि जो मध्य प्रदेश के कारण है फैटीक का और एंटी इनकम्बेंसी का, वही कारण तेलंगाना के हैं, फैटीक के और एंटी इनकम्बेंसी। लोग चंद्रशेखर राव से उदास है मतलब, उम्मीदों पे उदास खरा है या नहीं उतर पाए? उदासीन है, दोनों ही उदासीन। चीजें कहना चाहिए, उदास है या उदासीन है, उदास से ज्यादा उदासीन है, ये जी। मैं कहना चाहूंगा। सर अब आ जाते हैं छत्तीसगढ़ पर, ये भी काफी अहम है। छत्तीसगढ़ में आपने क्या देखा? छत्तीसगढ़ में हमने ये देखा कि मुख्यमंत्री जो वहां पर हैं वो अपनी पॉपुलैरिटी के बल पर अपनी पार्टी को खींच रहे हैं। जो स्थिति मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की है वही छत्तीसगढ़ में बघेल साहब की है। जी। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी दरअसल उतना बुरा नहीं कर रही है जितना हर कोई सोच रहा है।
ये बहुत क्लासिकल बात है। लेकिन तो लोकप्रियता भूपेश बघेल की ज्यादा है, वो अगर बहुत त्याग ज्यादा कर है, रही है, बहुत लेकिन ज्यादा अगर है मुख्यमंत्री जी। कैंडिडेट की बात करें तो रमन सिंह को आपने 26%, मतलब जो सी वोटर है 26% दिया है, जबकि प्रेफर्ड सीएम में भूपेश बघेल लगभग 2 गुने के पास है, वो तो जी 45 के आसपास है। बिल्कुल बिल्कुल, ये वही वाली बात है कि जब बीजेपी चेहरा नहीं दे रही है, बिना चेहरा दिए, हम्म। अंतर क्या है देखिए। मध्य प्रदेश में चूंकि मुख्यमंत्री पद पर शिवराज सिंह चौहान बैठे हुए हैं, इसलिए बीजेपी का वोटर 40% से भी ऊपर जाकर के उनका नाम ले लेता है। यहाँ पे इन दोनों का नाम ही बीजेपी ने नहीं दिया है, इसलिए चाहे वसुंधरा हो चाहे रमन सिंह हो, इन दोनों ही 25-26 के आसपास जाके अटक जा रहे हैं। तो क्लैरिटी नहीं है। लेकिन क्लैरिटी नहीं है। छत्तीसगढ़ में वोटों का जब आप पूछते हैं, तो केवल वोटों के लिहाज से जब आप बात करें, तो मामला इतना एक तरफा नहीं है जितना दिख रहा है। यशवंत तो जी, आप ये बड़ी विचित्र है। ये जो आप कह रहे हैं कि क्लैरिटी नहीं है, तो क्लैरिटी नहीं होने से बीजेपी को कितनी हानि होने वाली है और कितना लाभ मिलने वाला है? क्योंकि अगर इस तरह से नाम नहीं दिए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी कमल के फूल पर और पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़ेगी चुनाव। अगर सीएम कैंडिडेट क्लियर नहीं हुआ तो कितना फायदा कितना घाटा? केवल पार्टी के सिंबल पे लड़ने का लाभ हो सकता है कि उनको किसी तरीके से राजस्थान में मिल जाए, क्योंकि वहां पर लोगों का एंटी इनकम्बेंसी का गुस्सा बहुत ज्यादा है। जी। लेकिन छत्तीसगढ़ में वो गुस्सा नहीं है। हम्म। ऐसे में बिना चेहरा दिए हुए, बिना फ्रंट फुट पे बैटिंग किए हुए वो सत्ता बदल पाएंगे, इसमें मुझे संदेह है। इसलिए बघेल साहब, वो अगर अपनी पॉपुलैरिटी के बल पर दोबारा अपनी पार्टी को जिता ले जाए, तो मुझे कतई कोई आश्चर्य नहीं अच्छा, होगा। टीएस सिंहदेव वाला कारक इसमें कितना काम करेगा छत्तीसगढ़ में? क्योंकि जब सीएम की बात चली है तो पिछली बार बड़ी वो कयास लगाए गए थे, आधे आधे मुख्यमंत्री की भी बात हुई थी कार्यकाल में, तो टीएस सिंहदेव वाला कारक, उस पर थोड़ी सी क्लैरिटी, क्योंकि सी वोटर ग्राउंड पे था। बहुत सीधे सीधे इस बात को मैं बोलना चाहूंगा कि बघेल साहब की जो पॉपुलैरिटी है, उसके एक दहाई पे भी टीएस सिंहदेव साहब अभी नहीं है। एक मतलब उस तरीके का ये मामला बीच में बहुत तेजी से बढ़ा था, जी। लेकिन पुनर्मुझको भव वाले अंदाज में वापस वहीं पे हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक तरीके से असमंजस की स्थिति पहले थी, वो नहीं है। या टीएस सिंहदेव साहब जो सचिन पायलट वाली स्थिति थी उसके आसपास भी नहीं है, या ज्योतिरादित्य सिंधिया वाली स्थिति के भी आसपास नहीं है। पर कारक मध्य कौन कौन प्रदेश से रहने वाले हैं छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में अभी भी केवल एमएलए के खिलाफ जो गुस्सा है, वो सबसे बड़ा रीजन होगा जिसे कांग्रेस को देखने की जरूरत है। मुख्यमंत्री की पॉपुलैरिटी सबसे बड़ा उनके लिए पॉजिटिव हिस्सा है। मुख्यमंत्री की पॉपुलैरिटी और योजनाएं। योजनाएं, स्वाभाविक सी बात है, जब मुख्यमंत्री अपने नाम पे योजना लगाते हैं, उनको क्रियान्वित कराते हैं, तो उसी से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। जी। एक बात समझ लीजिए कि अभी पिछले 10 साल का चुनावी इतिहास हमको साफ बता रहा है हम्म। कि मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री, जो एग्जीक्यूशन में सही है उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। जिसने योजनाओं को अमल ठीक ढंग से कर दिया है उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, और योजनाओं को जो अमल ठीक से न अमली जामा ना पहना पाए, उसकी पॉपुलैरिटी रसातल में चली। अब और सर, जब पॉपुलैरिटी रसातल में जाती है, तो पार्टी अपने आप रसातल में चली। वोट शेयर की बात करते हैं। कांग्रेस पिछले चुनाव में 43.1, अभी की सिचुएशन 45.3, स्विंग 2.2% का। बीजेपी 33%, और अभी जो करंट प्रोजेक्शन है वो 43.5 का है। स्विंग ज्यादा बीजेपी को मिला है, तो इसका मतलब है कि भले बघेल सरकार ने अच्छा किया, लोकप्रियता है, लेकिन बीजेपी ने भी ग्राउंड पे काम किया है, रूट्स पे उसने भी काम किया है अपने, क्योंकि स्विंग इनका बहुत ज्यादा नजर आ रहा है 10.5 का। जो अन्य के खाते के वोट थे, खासतौर पे अमित जोगी की पार्टी, बीएसपी, तमाम छोटी पार्टियां जो वोट ले गई थी, वो वोट पोलराइज होकर के बीजेपी के खाते में जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के वोट नहीं कम हो रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है। तीनों ही राज्यों में बाइपोलराइजेशन हो रहा है, एक्यूट। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के वोट बढ़ने की उम्मीद हो रही है। राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में जहां अन्य के वोट ये पोलराइज हो रहे हैं बीजेपी के खाते में, मध्य प्रदेश में वो ज्यादा पोलराइज हो रहे हैं कांग्रेस के खाते में। इसीलिए कांग्रेस मध्य प्रदेश में एक थोड़ी सी ही सही, लेकिन हमको लगता है एक लीड बनाए हुए है। तो राजस्थान के मुकाबले मध्य प्रदेश की कांग्रेस की स्थिति बहुत बेहतर है, छत्तीसगढ़ की तो खासतौर पर बहुत बेहतर है। इन सभी राज्यों में तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तेलंगाना छत्तीसगढ़ तो बहुत क्लियर है, मध्य प्रदेश भी बहुत क्लियर है। राजस्थान में कांग्रेस बैकफुट पे है, बाकी 3 राज्यों में कांग्रेस फ्रंट फुट पे है। तो नंबर्स क्या रहने वाले हैं छत्तीसगढ़ में?
मुझे लगता है कि फिलहाल कांग्रेस एक कंफर्टेबल मेजोरिटी की स्थिति में है। बीजेपी कैंपेन कितना करेगी, क्या करेगी, कैंडिडेट्स कैसे होंगे, उस पर कुछ बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ये एबीपी सी वोटर के ट्रैकर में हम लोग लगातार निगाह रखेंगे। कुछ बदलाव होगा तो हम सूचित करेंगे, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, फिलहाल छत्तीसगढ़ क्योंकि उनके लिए अभी तो कई कंफर्टेबल। कारक काम करेंगे। अभी तो सिर्फ ऐलान हुआ है, अभी नेताओं का बयान बाकी है, कुछ लोगों के बिगड़े हुए बोल बाकी हैं जो बिल्कुल। अभी प्रभावित करेंगे लोगों को। हाँ हाँ, वो वही सारी मैंने चीज, कहा ये सारी कि चीजें भी बहुत हैं जो चीजें अभी। बाकी हैं। हाँ तो लोग सर, लोग जब जब लोग जिसे कहते हैं ना आत्मघाती दस्ते की तरह काम करते आत्मघाती दस्ते की तरह। हैं तो वो उसका एक इम्पैक्ट अलग होता यशवंत जी, अब चलते हैं मिजोरम। क्योंकि अब जो हिंदी पट्टी के लोग हैं, हालांकि जो लोग राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए तो जानना जरूरी है ही, लेकिन इसको हम थोड़े और आसान भाषा में समझेंगे कि मिजोरम का भी हाल लोगों को पता चले। तो 40 सीटों में अब की बार सबसे पहले तो ये बताइए कि जब सी वोटर की टीम ग्राउंड जीरो पर थी तो उसने वहां पर क्या ऑब्जर्व किया, क्या होने वाला है? देखिए, मिजोरम में एक पिछले चुनाव में नई पार्टी थोड़ी सी जो उभरी थी, वो थोड़ा थोड़ा उसका इम्पैक्ट आम आदमी पार्टी के 2013 के उभरने की तरह से दिख रहा है। हम्म। यानी अर्बन पॉकेट पे जो है जेडएमपी का एक तरह से काफी उसने कांग्रेस के वोट खा लिए हैं, लेकिन अच्छा। जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे एमएनएफ की पकड़ जो अभी सत्ता में है उसकी अभी भी कायम है। मिजो जो एक नेशनलिज्म है, मिजो आइडेंटिटी की उनकी जो पॉलिटिक्स है, उसका अभी भी काफी तगड़ा है। कांग्रेस ने थोड़ा सा अपस्विंग लिया है और उसके कारण उनकी वोट और सीटों में भी बढ़ाव दिख रहा है, लेकिन वो ग्रामीण इलाकों में ज्यादा है। अर्बन में एक तरह से मैरी गो राउंड सा हुआ है, जैसे जिसे कहें कि एमएनएफ ने कांग्रेस को वोट दिए, कांग्रेस ने अपने वोट नई नई पार्टी को ट्रांसफर कर दिए। तो हम्म। ये एक तरह से ये पूरा का पूरा गोल गोल सा घूमने जैसा लग रहा है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर वहां पर भी है। लेकिन नई पार्टी ये जो उभर रही है जेडएमपी, ये कितना ज्यादा इम्पैक्ट कर पाएगी, ग्रामीण इलाकों में अपना इम्पैक्ट दिखा पाएगी कि नहीं, ये अभी क्वेश्चन मार्क है।